हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। सो दोस्तों, स्वागत है आपका। फिलहाल हम देख रहे हैं F5 बीकॉम का सेमेस्टर नंबर 2, जिसमें हम देख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोर्थ चैप्टर, फोर्थ लेसन, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर लीज। यस, लीजेस। ठीक है, अब ये लीज क्या होता है, लीजेस क्या होता है, हमने ये देखा हुआ है। और आज हम देख रहे हैं सेकंड चैप्टर, सेकंड लेक्चर, जिसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। और क्योंकि थ्योरी है, इसलिए आज का सेशन बहुत लंबा नहीं रहेगा। नॉर्मली हमारा 1 आवर का सेशन होता है, बट थ्योरी हो जाए तो 45 मिनट्स 50 मिनट्स में भी एंड हो जाता है। ओके, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ कोर्स इट टुक टाइम। तो आज का सेशन जो है, इसमें हम लीजिंग रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तब हम अकाउंटिंग की तरफ बढ़ेंगे। देखो, चैप्टर का नाम अकाउंटिंग फॉर लीजेस है, लेकिन फिलहाल अकाउंटिंग बाजू में रखा है हमने। अकाउंटिंग स्टार्ट किया ही नहीं। जब अकाउंटिंग स्टार्ट होगा तब जर्नल आएगा, तब डेबिट आएगा, तब क्रेडिट आएगा, तब फिगर्स आएंगे। ये सब आना बाकी है, अब तक हमने वो उसको टच नहीं किया। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम समझ लेते एग्जैक्टली लीजेस क्या होता है, कैसे किया जाता है। कुछ पार्ट देखा है, कुछ पार्ट देखना है, तो चलो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट आफ्टर एंजॉयिंग म्यूजिक फॉर फ्यू सेकेंड। यस, नमस्कार। चलो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, लीजेस। सर, ये तो देखा हुआ लग रहा है, कहीं तो देखा है ये ऑफिस। अरे सर, कहीं पे फिजिकली नहीं देखा हमने, पिछले लेक्चर में ही देखा था ये ऑफिस। ठीक है, ये ऑफिस लेना चाहता था एक पर्सन, ए पर्सन, और ये भाई बी पर्सन को बोल रहा था कि मुझे ऑफिस चाहिए। ठीक है, ऑफिस चाहिए बट बाय नहीं करना है। इसने ऑफर तो दे दिया था, अगर आपको याद होगा, कितने में ऑफिस? 50 लाख रुपए। ठीक है भाई, 50 लाख रुपीज दे दे और ले ले ऑफिस। बट ए बोल रहा था कि मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं। तो बी ने उसको ऑफर किया, काउंटर ऑफर, ठीक है भाई रेंट पे ले ले, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बना ले। लेकिन वो बोल रहा है नहीं यार, 11 महीने में कैसे काम होगा, मुझे 5-10 साल के लिए चाहिए रेंट पे, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे, 5-10 साल के लिए दे। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में बी ने उसको बोला यार रेंट नहीं, फिर लीज पे ले ले। रेंट एग्रीमेंट से तो काम नहीं होगा, लीज पे ले ले, लीज एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो ऐसे सब कन्वर्सेशन होने के बाद इसने पूछा था ये लीज होता क्या है, और ये रेंट और लीज में क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है। ऐसा क्वेश्चन जब ए ने पूछा था तो बी ने बताया था यस, किसको पूछते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन, लेट्स लर्न इट फ्रॉम के सर। यस, तो भाई ने बोल दिया भाई ये अपने बस का काम नहीं भाई, सीए के सर जब बताएंगे डिटेल में ये लीज और रेंट क्या होता है, उन्हीं से सीखते हैं। और ये होने के बाद हम आए थे इनके डिफरेंस पे, लीज और रेंट के डिफरेंस पे। जो पार्ट हुआ है लेक्चर नंबर 1 में, मैं वो भी रिवाइज कर रहा हूँ। फिलहाल रिवीजन ही चल रही है, बट फास्ट ट्रैक। और जो आज का सेशन स्टार्ट होगा वहां से स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों लीज की। तो लीज में देखो, ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, फिक्स्ड एग्रीमेंट, जो फिक्स्ड एग्रीमेंट मतलब लीज ये फिक्स्ड एग्रीमेंट है, वैसे रेंट ये मंथ टू मंथ एग्रीमेंट है। ओके, उसके साथ लीज का कॉस्ट जो होता है, मंथली कॉस्ट सेट किया जाता है। यहाँ पे कॉस्ट वेरी भी हो सकता है, रेंट के केस में कॉस्ट वेरी हो सकता है। लीज में नॉर्मली मेंटेनेंस, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी लीज पे लिया तो उसका मेंटेनेंस वगैरह सब खर्चा मेरा, लेकिन रेंट पे अगर लिया तो खर्चा ओनर का। ओके, अगर मैं सोसाइटी में फ्लैट रेंट पे लेता हूँ, मतलब एक्चुअली वो टर्म पे भी डिसाइड करता है, टर्म्स एंड कंडीशन, बट नॉर्मली अगर मैंने कोई चीज़ लीज पे ली तो मेंटेनेंस मैं भरूंगा, और अगर मैंने रेंट पे लिया तो मेंटेनेंस ओनर भरेगा। नहीं सर आम्हाला तो मालक भरायला लावतो, डिपेंड्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ केस टू केस वेरी करती है चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट हमने अकाउंटिंग फॉर लीज देखना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा 2 पर्सन होते हैं, एक होता है लेसी और एक होता है लेसर। ठीक है, स्पेलिंग भी ठीक से देख लो, स्पेलिंग में भी कंफ्यूजन होता है, कितने ई है कितने एस है क्या है। जहाँ पे पॉइंटर है वहाँ पे ध्यान दो, LESSEE लेसी, LESSEE लेसी। लेसी मतलब कौन? यूजर, जो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है।
ए ने पूछा था मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तो ए हो गया लेसी, ठीक है। और दूसरा होता है लेजर, LESSOR, लेसर, मतलब जो ओनर है, जो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मॉनेटरी डिसीजन, मतलब ऑफकोर्स ये टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होते हैं उसमें। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी लीज पे लेता हूँ तो मेरे से आज के डेट में बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं जा रहा है। 50 लाख का ऑफिस यूज करना है, लेकिन मेरे से आज 50 लाख रुपए डायरेक्टली वन टाइम नहीं जा रहे, ठीक है। सो ये सब अकाउंटिंग फॉर लीज के पॉइंट हुए। अब इसमें लीज का क्या बेनिफिट एक्जैक्टली, लीज क्यों करना चाहिए, तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है, लीजिंग इन्वॉल्व्स 100% फाइनेंसिंग ऑफ द प्राइस ऑफ एसेट। हम जो भी एसेट लेना चाहते हैं उसका 100% फाइनेंस हो जाएगा, ओके। अगर आज के डेट में अगर हम कोई प्रॉपर्टी लेने जाए तो पहले स्टार्टिंग में पैसा देना पड़ता, क्या बोलते हैं उसको, हाँ डाउन पेमेंट, एग्जैक्टली। एक्चुअली वो देखा जाए तो गिरता नहीं, लेकिन डाउन क्यों बोलते हैं उसको क्या पता नीचे जाके देते भाई अंडरग्राउंड में डाउन पेमेंट। सो द पॉइंट इज डाउन पेमेंट देना पड़ता है, लेकिन अगर हम कोई लीज पे लेते हैं प्रॉपर्टी तो 100% फाइनेंसिंग हो जाता है। मतलब आपको कोई डाउन पेमेंट वगैरह देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पूरा प्रॉपर्टी के लिए आपको लोन मिल सकता है। नेक्स्ट, पेमेंट शेड्यूल जो है दे आर मोर फ्लेक्सिबल देन लोन कॉन्ट्रैक्ट। लोन के केस में थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, अगर मैंने बैंक का हफ्ता विफ्ता नहीं भरा तो घर पे आ जाएंगे वो, भाई चल चल हफ्ता निकाल भाई, वसूली वसूली हो जाएंगे जोरदार। तो उनका शेड्यूल थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन एज कंपेयर टू बैंक ये जो लीज के होते हैं ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर टैक्स कॉस्ट आर लोअर बिकॉज टैक्स रेट्स आर डिफर फॉर लीज, ओके। आफ्टर टैक्स कॉस्ट मतलब हमें लीज के चार्जेस तो देने पड़ेंगे, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी लीज पे लिया है तो उसके चार्जेस तो देने पड़ेंगे, फ्री में थोड़ी यूज करता जाएगा। लेकिन लीज पे किया तो वो मेरा एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस हुआ तो टैक्स कम लगता है, टैक्स बचता है, ठीक है। सर एक्सपेंस की वजह से टैक्स कैसे बचता है, मान लो आप सबसे मुझे फीस का कलेक्शन हुआ 10 लाख रुपया, तो 10 लाख ये मेरा रेवेन्यू हो गया, या फिर इनकम भी बोल सकते हैं उसे। 10 लाख इनकम हो गया तो 10 लाख पे टैक्स लगेगा। अरे सर लेकिन खर्चा हुआ, तो मैंने दिखा दिया कि 3 लाख रुपये रेंट लग गया, तो 7 लाख पे मुझे टैक्स लगेगा। तो मैंने क्या किया, स्टेशनरी के बिल बनवा के लाए, स्टेशनरी का दोस्त, मतलब दोस्त ही अपना स्टेशनरी का दुकान है, उससे बिल बनवा के लाए। अभी ऑब्वियसली मेरा क्लास है तो स्टेशनरी तो खरीदने वाला हूँ, उससे ऐसे भी बिल बनवा के लाए मैंने 50,000 के। कभी नोट्स लिए, मतलब पेजेस खरीदे A4 साइज के पेजेस, कभी बुक ले लिए, कभी आपको राइटिंग पैड फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किए नहीं, दिखाने को क्या लग रहा है ऑन पेपर। तो उसकी वजह से मैं बिल लेकर आया 50,000 का, तो एक्सपेंस बढ़ गया। तो एक्सपेंस बढ़ने की वजह से मेरा इनकम कम होता है ना, और इनकम कम होता है तो इनकम टैक्स भी कम होगा। इनकम टैक्स का मतलब क्या है, इनकम पे टैक्स, मतलब इनकम टैक्स, अगर इनकम ही कम है तो टैक्स भी कम होगा। तो ये भी एक बेनिफिट है लीज का, क्योंकि लीज हमारा एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस की वजह से टैक्स सेव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एन ऑपरेटिंग लीज, फॉर एन ऑपरेटिंग लीज कंपनी विल क्रिएट एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज में अगर लीज के कुछ टाइप्स होते हैं जो हम आज देखने वाले हैं, ऑपरेटिंग लीज अगर वो है तो उस केस में उसको एक्सपेंस दिखाया जाता है लीज पे करने के बाद, ठीक है। चलो आगे, लीजिंग क्या होता है, लीजिंग मतलब प्रोसेस ऑफ हायरिंग रादर देन बाइंग फिक्स एसेट। हम फिक्स एसेट बाय नहीं कर रहे, हायर पे ले रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली लीजिंग इज एन अरेंजमेंट वेयर अंडर विच कंपनी एक्वायर द राइट टू मेक यूज ऑफ एसेट विदाउट होल्डिंग द टाइटल टू इट। टाइटल मतलब ओनरशिप, मालक, मालकत्व मराठी में जिसे बोल सकते हैं, दैट इज टाइटल, ठीक है। सो लीजिंग एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे कंपनी कोई एसेट एक्वायर कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, बट विदाउट होल्डिंग द टाइटल, लेकिन टाइटल नहीं उसके लिए, मतलब ओनरशिप नहीं है। अगर मैंने लीज पे कोई मशीन लाया तो मैं मशीन यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं मशीन का ओनर नहीं हूँ, लीज पे लाया ना। सर आप कैसे ओनर हो गए, अरे महिंद्रा एंड महिंद्रा का इतना बड़ा एग्जांपल दिया मैंने आपको, उसने 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की होगी उस जगह पे, लेकिन वो जगह उसकी नहीं है, वो जगह उसकी नहीं है, वो ओनर नहीं है, उसने वो यूज करने का अधिकार है उसके पास, ओके। सो लीजिंग ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है आज के आज दे नहीं सकते, बट वो भी एसेट यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, मतलब थोड़ा थोड़ा पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो लीजिंग में एग्जांपल हमने देखा था माइंस, जैसे खान वगैरह, कोळशाची खान, क्वेरीज, पेटेंट जो होते हैं किसी चीज़ की, पेटेंट, कॉपीराइट यूज कर सकते हैं। यस, गोल्ड माइन, क्या बात है, KGF याद आ गया, गोल्ड माइन भाई, गोल्ड माइन यूज कर रहे हो, व्हेरी नाइस। नदीवरून रेती जी आणतात,
जो जी वाळू काढली जाते त्याच्यातून, ठीक है, जो सैंड एक्सट्रैक्ट किया जाता है पानी में से, उसके लिए लाइसेंस लगता है भाई। ऐसे नहीं कि कितना भी निकाल लो, उसका भी रिपोर्टिंग करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। वो बात अलग है, अगर रात को आपको 1-2 बजे गाड़ी दिख गई तो समझ जाओ कि 2 नंबर का काम है ठीक है। बट फिलहाल हम 1 नंबर की बात करते हैं। क्या हुआ? गवर्नमेंट लीज है भाई, यस। तो गवर्नमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने का, कि हम पानी में से सैंड वगैरह एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यस यस, चलो माफिया वगैरह थोडा बडा इशू हो जाएगा, अपने को छेडना नहीं है ऐसा कोई टॉपिक, बट यही वाळू माफिया वगैरे आहेत असा प्रकार, ठीक है, आहेत किंवा होता असं म्हणूया, जे पण आहे। सो अगर हम किसी की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कोई एसेट अगर यूज कर रहे हैं, उनको अगर फिक्स पेमेंट कर रहे हैं, तो उसे नॉर्मली बोला जाता है रॉयल्टी। जैसे कि अगर मैं कोई बुक पब्लिश करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं किसी ऑथर के पास गया, राइटर जिसने बुक लिखा है, पब्लिश करना है, तो अगर मैं पब्लिशर हूँ, बुक पब्लिश करता हूँ, तो राइटर को पर बुक कुछ तो भी पैसे देने पड़ेंगे एज अ रॉयल्टी, ठीक है। अगर मैं माइन्स में से कुछ एक्सट्रॅक्ट करता हूँ, जैसे की आता वाळूचं एक्झाम्पल घेतलं, वाळू एक्सट्रॅक्ट केली, तो जेवढी वाळू एक्सट्रैक्ट के लिए इनटू समथिंग, जो भी रेट रहेगा पर टन, जो भी रेट रहेगा उतना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। सो आगे, द रॉयल्टी इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पेड बाय वन पार्टी टू द ओनर ऑफ एसेट। रॉयल्टी मतलब अगर हम कोई एसेट यूज करना चाहते हैं, किसी के एसेट यूज कर रहे हैं, तो उसको बदले में जो कंसिडरेशन दिया जाता है उससे बोलते हैं रॉयल्टी। व्हेन द टेनेंट पेज रेंट टू लैंडलॉर्ड, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ एसेट, बट इज अ फिक्स सम डिसाइडेड इन एडवांस। देखो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, अगर कोई टेनेंट म्हणजे यस, जो रेंट पे लेता है प्रॉपर्टी, ज्याला मराठीत आपण भाडेकरू म्हणतो, तर रेंटच्या केसमध्ये, टेनेंटच्या केसमध्ये रेंट फिक्स है। मैंने एग्जांपल आपको क्लासरूम का दिया था, ये क्लासरूम का रेंट अगर 20,000 है तो 20,000 ही रहेगा, स्टूडेंट कम हो या ज्यादा डजेंट मैटर, रेंट उतना ही रहेगा। लेकिन अगर मैं ये क्लासरूम लीज पे लेता, अगर मैं ये क्लासरूम लीज पे लेता कि पर स्टूडेंट 2,000 आपको रेंट पे करूंगा, तो जितने स्टूडेंट्स है अकॉर्डिंगली मुझे लीज पे करना पड़ता। स्टूडेंट नहीं है तो लीज नहीं है, ठीक है, लीज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बेनिफिट होता है लीज के केस में, एक्सपेंस फिक्स नहीं होता, डिपेंडेंट होता है प्रोडक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये गोल्ड माइन वगैरह जो भी माइंस आप देख सकते हो जिसमें से एक्सट्रैक्ट किया, या फिर ये बुक्स आप देख सकते हो, ऑथर को जो पैसे वगैरह देने पड़ते हैं, या फिर ये रेडियो जॉकी है, ठीक है, शी इज आरजे, और आरजे जो सॉन्ग्स प्ले करते हैं। अगर आपने नॉर्मली इतने हम चीज़ें डिटेल में कभी ऑब्जर्व नहीं करते, अगर कभी ऑब्जर्व किया तो देखना 98.3 सब रेड FM 95, जो भी डिफरेंट चैनल्स है FM के, कुछ सॉन्ग्स है ना उसी चैनल्स पे प्ले होते हैं, ओके, हर चैनल पे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अभी नया मूवी आया, ठीक है, और मूवी का सॉन्ग सिर्फ 98.3 पे ही बज रहा है, दूसरे चैनल पे नहीं बज रहा है। ऐसा क्यों भाई? सब लोग बजाना चाहिए भाई, उसके लिए राइट्स लगते हैं, और राइट्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर मान लो रणवीर और आलिया की शादी हो गई, तो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, सिर्फ अमेजोन पे देखने मिलेगा। क्यों? 100 करोड़ रुपए में राइट्स बेचे। दिस इज रियलिटी। मैं फेक स्टोरी नहीं बना रहा हूँ, दिस इज रियलिटी। आलिया भट्ट एंड रणवीर कपूर, दिस टू एक्टर एक्ट्रेस जो भी है, ये इन दोनों की शादी हुई, और शादी में ऑफकोर्स लिमिटेड गेस्ट होते हैं उनके, ठीक आहे। आपल्याकडे असतं तो गाव जेवण वगैरे प्रकार, सगळं गावगाडं सगळंच पाहिजे आपल्याला, ठीक आहे। घरी आपलं बघायला गेलं तर आपण घर मतलब एकदम नॉर्मल इंसान है, मिडिल क्लास लोग हैं, हम कोई ऐसे मर्सिडीज BMW वाले है नहीं, हम मारुति 800 वाले, या फिर स्विफ्ट डिजायर वगैरह जो भी है, या फिर हमारे पास ट्रैक्टर होगा, या कुछ ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अपना दिल ऐसा बड़ा है भाई, अपने को 5,000 लोग चाहिए, सबको बुलाना है, पूरे गाँव को बुलाना है। और साला उनके पास इतना पैसा है कि देश को खिला दे, लेकिन जब 50 लोगों में शादी करते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसकी उसकी सोच। तो बात ऐसी है, अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई, और इवन कैटरीना और कुछ महीनों पहले, तो उन्होंने तो इतनी सस्पेंस में शादी की, मतलब एकदम ज़बरदस्त, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई शादी है क्या, कुछ एकदम कुछ टेररिस्ट उनको अटैक बिटैक कर रहे हैं, इतना प्लान ज़बरदस्त। मतलब आउटसाइडर अलाउड नहीं है, इनविटेशन कार्ड के सिवा, मतलब एकदम लिमिटेड गेस्ट, इनविटेशन कार्ड उसके सिवा एंट्री नहीं। फोटो निकालना अलाउड नहीं है, फोटो किसी भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर नहीं सकते आप, किसी भी सोशल मीडिया पे फोटो अगर जो गेस्ट थे बुलाए हुए, उनको भी परमिशन नहीं था कि वो कहीं पे फोटो अपलोड करे।
इवन वो लोकेशन भी किसी को शेयर नहीं कर सकते, इस लोकेशन पे आए हैं। यस, इतना सब कुछ रेस्ट्रिक्शन क्यों? तो साला वो उनको अमेजोन प्राइम को राइट बेचने हैं। हमारी शादी दिखाओ अमेजोन प्राइम पे, पूरी दुनिया देखेंगी, उसके लिए बेचो। अभी ये आलिया भट्ट के फिलहाल 100 करोड़ रुपए में राइट दिया, आलिया भट्ट और रणवीर कपूर 100 करोड़ रुपए में राइट दिए। अब ये राइट्स की वजह से होगा क्या? देखो, शादी में मान लो एक फोटोग्राफर 20-30 फोटोग्राफर हो गए, मतलब वीडियोग्राफर, फोटो जो भी है, तो उन्होंने पूरा फोटोशूट किया, वो सब एडिटिंग करेंगे। अब वो दिखाने का राइट, शादी उन दोनों की, दिखाना पूरी दुनिया को, ये बीच में बैठा अमेजोन वाला। अमेजोन प्राइम को लेना क्या है? पैसे कमाने से। तो उन्होंने 100 करोड़ रुपीस पे किए ये कपल को। शायद वो कपल गोल जो भी होगा, बट उनके शादी में भी इतना खर्चा हुआ कि नहीं क्या पता कितना, मतलब उनको ही पता, उनके सब चीज़ें बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो उनके शादी का खर्चा पाणी निकल गया इन शॉर्ट, ये बात तो क्लिअर आहे। या भावात झालं लग्न, भाऊ काही विषय नाही, ठीक आहे। काटकसरीचा संसार आहे दोघांचा, मस्त 2 वेळचं पोळी बिळी खाऊन, काय म्हणतात, चटणी भाकर खाऊन संसार करतील दोन्ही। सो असं हा काटकसरीचा संसार, लग्न केलं आणि लग्नाचा पूर्ण खर्च पण घेऊन टाकला अमेजॉन प्राइम कडून। अब बात ऐसी है कि अमेजॉन प्राइम के पास ये राइट्स है, और ये राइट्स के लिए 100 करोड़ रुपए पे किए, रॉयल्टी पे की। ये है रॉयल्टी, जो किसी चीज का यूज करने के लिए, देखो अभी देखा जाए वो सिर्फ डिस्प्ले, मतलब वो दिखाने का राइट है। ऐसा, इसका मतलब ऐसा नहीं था ना, ये राइट इसलिए नहीं कि अमेजॉन के सब लोग शादी में आ जाए। ये राइट किस चीज का है कि जो शादी हुई है, जो सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी जो भी हुई है, वो जस्ट पब्लिक तक पहुंचाने तक का राइट, डिस्प्ले करने का राइट। मूवीज, अभी अगर आप सेट मैक्स देखते होगे, सूर्यवंशम, ओके, यस, उस पर फिक्स है, मतलब एक 10, 15, 20 मूवी होंगे कुछ तो भी, कभी भी चैनल लगा वही मूवी लगते हैं। साउथ इंडियन वही, वो छोटा सा हीरो, वो कॉमेडी वही आ जाता है, एकदम शिवाजी द बॉस, ठीक है, एकदम 20, 25, 50 मूवी होंगे, वही घूम फिर के वही पे आएंगे। क्यों? क्योंकि वो मूवीज के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए, उनको पैसा दिया है, और राइट्स देने के बाद मतलब रॉयल्टी पे किया है, ठीक है। तो याद रखो, ये सब के सब एग्जाम्पल में, अगर हम कोई प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, कोई राइट, प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ बिल्डिंग, मतलब ऐसा नहीं होता प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग है कोई चीज, राइट्स, ओके। अभी ऑथर लिखा है, उसी के हैंडराइटिंग में छपेंगे, ऐसा थोड़ी यार, हम तो टाइप करने वाले हैं ना, लेकिन उसका जो स्पीच है, उसका जो राइटिंग है, उसके लिए हम उसको पैसे दे रहे हैं कि आपका जो राइटिंग है बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी किसी ने सपोज, मैंने, यस बोलो, ओके, अमिताभ बच्चन जी ने फॉर एग्जांपल किसी चीज को वॉइस दे दिया, अपना आवाज दिया, ठीक है, एक छोटा सा 2 मिनट का क्लिप है, आवाज दिया, मतलब वो दिख भी नहीं रहे, बस उन्होंने आवाज दिया, आवाज के पैसे ले रहे, ठीक है, ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स। और चलो अगला टॉपिक स्टार्ट ही करते हैं। बस आपको एक बता दूं बच्चन जी के बारे में। व्हेन बच्चन जी एंटर्ड इनटू बॉलीवुड इंडस्ट्री, ओके, इनिशियली, मतलब बहुत साल पहले की बात, अपने पहले जनरेशन की बात है ये, ठीक है। एक्चुअली बच्चन जी ऐसे हीरो है, ऐसे एक्टर है कि आपके दादाजी को भी पसंद है, मतलब दादी जी को तो सवाल ही नहीं दादी जी के तो फेवरेट थे, ठीक है, आपके पापा मम्मी को भी पसंद है, और आपको भी पसंद है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक के फेवरेट वही है, बट कहने का मतलब ये एक रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है, और ऐसी पर्सनालिटी की 3-3 जनरेशन ने देखा है। आपके दादी, मतलब दादी की जनरेशन, पापा की जनरेशन, आपकी, और शायद से अगर मेरे जैसे जनरेशन की बात करें 2-4 साल पहले की, अगर मेरे 2-4 साल पहले की भी हो, तो उनके जो बेटा, छोटे छोटे बच्चे भी हो गए, शायद से वो भी बच्चन जी को जानते हैं, आवाज़ से भी जानते हैं, इतना क्रेज है, ठीक है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है कि इतना 3 फेज, इतनी बड़ी फेज में किसी ने देखना या उनको फॉलो करना, तो उनके जो चीज़ें होते हैं उसका राइट्स वगैरह दिया जाता है, सब रॉयल्टी का पार्ट होता है, रॉयल्टी वगैरह दिया जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं आज के एपिसोड पे। यस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। देखो, सबसे पहले है लीज। लीज क्या है? लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ लेसर एंड लेसी। लीज मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है 2 लोगों के बीच में, लेसर और लेसी। LESSOR, लेसर, LESSEE, लेसी। तो लेसर और लेसी किस लिए? फॉर हायर स्पेसिफिक एसेट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑन अ स्पेसिफिक रेंटल, ओके। अगर मैं मतलब मैं खुद को लेसर समझ रहा हूँ, मैं अगर लेसर मतलब मैं ओनर हो गया, आप मेरे पास आए,
एज ए लेसी कि मुझे प्रॉपर्टी यूज करने दो, ठीक है। सो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी स्पेसिफिक टाइम के लिए स्पेसिफिक पेमेंट के साथ मैं आपको यूज करने के लिए अलाउ कर रहा हूं, ये होता है लीज, ठीक है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीज अकॉर्डिंग टू लॉ इज फॉर, देख लो पॉइंटर पे वहां पे 99 ईयर्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ज्यादा से ज्यादा 99 ईयर्स तक का भी लीज होता है, ठीक है, जो रेंट एग्रीमेंट में पॉसिबल ही नहीं है, ये लीज में ही पॉसिबल है। लैंड और रियल इस्टेट, माइंस, देखो नॉर्मली लैंड है, लैंड यूज करना है, कोई रियल इस्टेट है, माइंस या फिर क्वेरीज वगैरह यूज करना है, ठीक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, या फिर कोई सिविल एयरक्राफ्ट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट, शिप, ऐसी जो चीज़ें नॉर्मली ये लीज पे ली जाती है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है ना, ओके। एयरक्राफ्ट वगैरह ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत बड़े फिगर्स होते हैं, वो हज़ारों करोड़ रुपए लगते हैं भाई उसमें। मंगलयान अगर किसी ने देखा होगा, देखा है मंगलयान मूवी, हाँ, तो उसमें लीज पे नहीं लिया, जस्ट वांट टू से कि वहाँ पे कॉस्ट का एग्जांपल दिया, उनका 1000 करोड़ का एस्टिमेशन था, सिर्फ 500 करोड़ में क्या होगा, तो कहने का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये चीज़ें लीज पे भी यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट, लेसर। सो लेसर मतलब लेसर इज द पार्टी हु इज ओनर ऑफ द इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट का ओनर है, ठीक है, और परमिटिंग, वो परमिट कर रहा है किस चीज़ के लिए, परमिटिंग द यूज ऑफ द सेम बाय द अदर पार्टी ऑन पेमेंट ऑफ पीरियडिकल अमाउंट। सो आप पीरियडिकली अमाउंट पे करके मेरी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, मतलब मैं लेसर हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज लेसी। तो देखो, लेसी इज द पार्टी हु एक्वायर द राइट टू यूज द इक्विपमेंट फॉर विच ही पेज पीरियडिकली, यस। तो जो पर्सन पैसे देके राइट ले रहा है कि मुझे ये चीज़ यूज करने दो, तो वो हो गया लेसी, क्लियर है। सो लीज ये एक एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में, लेसर मतलब ओनर, लेसी मतलब जो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, ठीक है, और उनको जो पे किया जाता है पेमेंट, जिसे लीज रेंटल्स भी बोलते हैं। सो लीज रेंटल्स रेफर टू द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द लेसर इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यस। सो लीज रेंटल मतलब ऐसा कंसिडरेशन जो लेसर को मिल रहा है, मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, तो मुझे जो पैसा मिल रहा है वो सिंपल क्या है, लीज रेंटल, ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ लीजिंग की ओर। क्या है लीजिंग के मेरिट्स और वी कैन से बेनिफिट, देखते हैं। यस, देखो आगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ लीजिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है लीजिंग का, फ्लेक्सिबिलिटी। द लीजिंग कंपनी मॉडिफाइज द अरेंजमेंट टू सूट या फिर टू सूट द लीज रिक्वायरमेंट। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जितने टन्स हम मिनरल्स निकालेंगे वो हिसाब से ही पैसा देना है, यहाँ पे टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं है, 6 महीने का इतना पैसा, साल भर का इतना पैसा, ऐसा नहीं है। जितना आप यूज करोगे, जितना एक्सट्रैक्ट करोगे, वो हिसाब से पैसा लगेगा। मतलब ये अच्छा खासा फ्लेक्सिबल है, लीजिंग फ्लेक्सिबल होता है, और इसमें हम अरेंजमेंट में थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं लीजिंग में, ठीक है। आगे, इन द लीजिंग डील लेस डॉक्यूमेंटेशन इज इन्वॉल्व व्हेन कंपेयर टू टर्म लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर हमें बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर हम लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट की बहुत झंझट होती है, बहुत, मतलब है चक्कर पे मतलब ऑफिस जैसे गवर्नमेंट ऑफिस जैसा फील आता है, ठीक है। सो आजकल गवर्नमेंट ऑफिस भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है। सो द पॉइंट इज, डॉक्यूमेंटेशन के जो चक्कर लगवाने पड़ते हैं ना, एक डॉक्यूमेंट, ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो लेके आओ, ये सब होगा, फिर हम स्टडी करेंगे, फिर टाइम लगेगा, फिर रिजेक्ट हो गया, वापस डॉक्यूमेंटेशन लाओ, इतनी झंझट नहीं चाहिए मेरे को भाई। अगर नहीं चाहिए तो लोन मत ले, अगर नहीं चाहिए झंझट तो लोन मत ले, डायरेक्ट लीज पे ले लेना मेरे भाई। लीज इज मोर सुटेबल, इसमें डॉक्यूमेंटेशन का लोचा कम होता है एज कंपेयर टू टर्म लोन। टर्म लोन मतलब बैंक से जो लोन लेते हैं ना वो वाला, तो उसके कंपैरिजन में डॉक्यूमेंटेशन कम लगते हैं लीज में। आगे, इट इज अल्टरनेटिव सोर्स टू ऑब्टेन लोन एंड अदर फैसिलिटीज फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और वी कैन से बैंक से लोन लेने का एक अल्टरनेटिव तरीका है, सिंपल, लीज पे ले लो। लीज पे भी लोगे तो एट द एंड होने क्या वाला है, आज प्रॉपर्टी ले लिया और पैसा कैसे देने वाले हो,
थोड़ा थोड़ा करके पीरियडिकली। और अगर आपने लोन लिया तो लोन में भी क्या होने वाला था, एसेट आज मिल जाएगी और हफ्ता ईएमआई जो है वो थोड़ा थोड़ा पे करोगे। तो ईएमआई से अच्छा लीज रेंटल पे करो, ठीक है ना। ईएमआई पे करने वाले थे आप बैंक वालों को, तो वैसे ही लीज रेंटल पे करो। आगे, द फुल अमाउंट दैट इज 100% फाइनेंसिंग फॉर द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट मे बी मेड अवेलेबल बाय अ लीजिंग कंपनी, वेयर एज बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मे नॉट प्रोवाइड फॉर द सेम। दोस्तों, अगर मैं 50 लाख की प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, 50 लाख की, मैं बैंक में गया, क्या बैंक वाले मुझे 50 लाख पूरे के पूरे लोन दे देंगे? नहीं भाई, बैंक वाले बोलेंगे भाई 50 लाख का प्रॉपर्टी है ना, चलो हम 40 देंगे, 10 लाख तू भर। भाई 100% लोन नहीं मिलता, इतना इजी नहीं 100% लोन मिलना। ओके, मतलब देखा जाए तो आज के डेट में बहुत कंपटीशन है, तो बैंक वाले भी अच्छा खासा लोन देते हैं, नहीं देते ऐसा नहीं है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो एसेट की वैल्यू है उसके 100%, मतलब 50 लाख की प्रॉपर्टी तो उसका 100% मतलब 50 लाख, इतना लोन नॉर्मली बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिलता। सवाल ये आता है, साला 10 लाख रुपए कहाँ से भरे? चलो मान लो भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से मेरी कमाई अच्छे से चल रही है, ठीक है। मान लो 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये पर मंथ में कमा रहा हूँ। अगर मैं लोन ले लूँ तो 30,000 का हफ्ता तो भर सकता हूँ मैं। ओके, ईएमआई जिसे हम बोलते हैं, 30,000 का ईएमआई तो भर सकता हूँ मैं। लेकिन समस्या इस चीज़ की है कि 50 लाख का लोन चाहिए, बैंक वाले 40 दे रहे, साला 10 लाख कहाँ से लाऊं? ऐसे वन टाइम थोड़ी 10 लाख ला सकते भाई, 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है, नहीं ला सकते हम। तो ये चिंता दूर हो रही है आपकी लीजिंग की वजह से। ओके, तो लीजिंग बोल रहा है डोंट फियर इफ लीज इज हियर, लीज ऑप्शन आपके पास है, और यहाँ पे दिया गया है 100% फाइनेंसिंग। अगर आप कोई एसेट लेते हो तो आपको 100% फाइनेंसिंग किया जाता है, जो नॉर्मली किसी बैंक से आपको नहीं मिलता। बैंक से 100% लोन नहीं मिलता, लेकिन लीज में आपको डाउन पेमेंट 1 रुपया भी नहीं करना है, 1 रुपया भी डाउन पेमेंट ना करते हुए भी आप लीज पे एसेट ले सकते हो, ठीक है। आगे, द सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इनेबल द लेसी टू बोरो इन केस ऑफ एनी फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये सेल एंड लीज बैक ये क्या है देखते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, लोन भी है ओके, लोन भी है, लगत चाल डायलॉग मारेला, दौलत है, शोहरत है। ओके, तो भगवान की दया से प्रॉपर्टी वगैरह है, लेकिन लोन भी बहुत सारा है। अब समस्या ऐसी है कि मुझे एक वेयर हाउस चाहिए, मतलब ऑलरेडी मेरे पास एक वेयर हाउस है, ठीक है। वेयर हाउस पता है ना, जहाँ पे स्टोरेज वगैरह करते हैं, नॉर्मली ऐसे आउटसाइड होता है, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी होता है, वेयर हाउस भी होता है अलग से। तो मेरे पास वेयर हाउस है, लेकिन बात ऐसी है ना, पैसे की बहुत ज़रूरत है फिलहाल, लोन वगैरह पे करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा ये वेयर हाउस सेल कर देते, लेकिन सेल कर दे तो यार फ्यूचर में कमाएंगे कैसे? मतलब मुझे प्रॉपर्टी भी चाहिए, और दिस इज रियल सिचुएशन बच्चों, ये मेरी समस्या नहीं है, बहुत लोगों की समस्या होती है। अभी मुझे समझ रहा है, खेती फॉर एग्जाम्पल मेरे पास खेती है, समस्या क्या होती है, खेती में तो आउटपुट आ नहीं रहा, खेती बेचे तो आगे भी नहीं आएगा, करेंगे क्या? ना बेच सकते ना रख सकते, बीच में समझ अटक जाते हम। तो ऐसे सिचुएशन में सेल एंड लीज बैक का ऑप्शन है। ये सेल एंड लीज बैक क्या है, मतलब मैं मेरा वेयर हाउस आपको सेल कर रहा हूं और आपसे वापस मैं लीज पे ले रहा हूं। मेरा ही वेयर हाउस, मैंने आपको मान लो 1 करोड़ का वेयर हाउस जो था, आपको 1 करोड़ में मैंने सेल कर दिया, 1 करोड़ में सेल किया और आपसे ही मैंने लीज पे ले लिया। अभी लीज रेंटल फॉर एग्जांपल मुझे आपको पर मंथ लाख रुपए देना है, उतना तो दे ही सकता हूँ, उतना पैसा है मेरे पास, लेकिन 1 करोड़ रुपीज इतना फंड नहीं था मेरे पास, मुझे पैसे की अर्जेंट जरूरत थी। तो मैंने क्या किया, सेल एंड लीज बैक, दूसरे को सेल करो और जिसको सेल किया उससे वापस लीज पे ले लो। तो ऐसा कोई क्यों करेगा? पैसे के लिए है ना मेरे भाई। आज के डेट में मुझे 1 करोड़ मिल रहा है ना, नो डाउट मुझे लाख रुपए महीना लग रहा है, सर नुकसान हो गया आपका, अरे नुकसान हो गया, गए तेल लेने, आज के 1 करोड़ कौन देगा मुझे? ओके, मतलब यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी भी नहीं जा रही, प्रॉपर्टी भी तो मुझे मिल रही है, क्योंकि वो लीज पे वापस ले रहा हूँ मैं। सर लीज पे लोगे मतलब तो वापस देना पड़ेगा ना, डिपेंड ये अलग अलग टाइप के लीज होते हैं। ऐसा भी लीज होता है कि एक बार प्रॉपर्टी ले ली ना, वापस देनी नहीं पड़ती,
लीज पे देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, पैसे इतने देते जाओ एक टाइम तक कि वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, ऐसा भी होता है। तो सेल एंड लीज बैक के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। अगर कोई फाइनेंशियल क्रिसिस में है, किसी को फाइनेंशियल समस्या है, तो उसके लिए सेल एंड लीज बैक ये भी अच्छा ऑप्शन है। एंड लास्ट में लेसी कैन अवेल टैक्स बेनिफिट डिपेंडिंग अपॉन हिज टैक्स स्टेटस, और ये जो लीज रेंटल है ये पे करके टैक्स में बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गए मेरिट। अब देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ लीजिंग। लिमिट्स, इसके क्या क्या निगेटिव पॉइंट है। फर्स्ट देखो, इन लीजिंग द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई। लीजिंग में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगाता है सामने वाला, ठीक है, तो ये भी एक होता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ता है। नेक्स्ट, द एसेट रिवर्ट बैक। रिवर्ट बैक मतलब वापस देना, ठीक है। द एसेट रिवर्ट्स बैक टू द ओनर ऑन द टर्मिनेशन ऑफ लीज पीरियड एंड लेसर लूज हिज क्लेम ऑन द रेसिडुअल वैल्यू। ओके, देखो मैंने अगर 30 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी लीज ली थी, 30 साल हो गए, कर खाली, चल कर खाली, चाबी दे निकल भाई, 30 साल हो गए, तो खुद को क्या ओनर समझने लग गया क्या भाई? 30 साल के बाद वो एसेट आपको ओनर को रिटर्न देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है कि एसेट रिवर्ट करना पड़ेगा, रिवर्स मतलब देना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिमेरिट, और एक नुकसान ये है लीज का, लीजिंग इज नॉट यूजफुल इन सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट एज द रेंटल बिकम पेएबल सून आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ एसेट। लीजिंग बेनिफिशियल नहीं है उनके लिए जो बिजनेस जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं नया नया, क्योंकि जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करूंगा रेसिड्यू ये लीज रेंटल स्टार्ट हो जाएगा, जो लीज रेंटल ज़्यादा होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। बिजनेस में तो स्टार्टिंग में थोड़ी कमाई होती है ना, कोई भी बिजनेस लो स्टार्टिंग में कमाई कम होती है, टाइम लगता है ना बिजनेस ग्रो होने में, तो स्टार्टिंग में थोड़ा ये लीज रेंटल भरना महंगा पड़ जाता है, तो ये न्यू बिजनेस स्टार्टअप वाले के लिए थोड़ा सा महंगा है। एंड लास्ट, डीमेरिट इज लेसर generally lease out asset which are purchased by him with the help of bank credit. In the event of default made by the lessor in making the payment to the bank, asset would be seized by the bank. मतलब क्या, मैंने आपको रो हाउस दिया लीज पे, चलो 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हमने, 25 साल तक मैंने आपको लीज पे दिया, लेकिन वो जो वेयर हाउस है मैंने खुद ने लोन पे लिया था, मैंने बैंक में से लोन लिया, लोन लेकर पैसे मतलब 1 करोड़ का लोन लिया, मान लो 1 करोड़ का लोन लेके वो वेयर हाउस परचेस किया, और वही आपको मैंने लीज पे दिया, ठीक है, 25 साल के लिए। मान लो इस चीज़ को 10 साल हो गए, 10 साल तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके बाद आया कोरोना, कोरोना में आ गई समस्या, समस्या में आ गई पूरी दुनिया, और उस समस्या में हमसे ऐसा हुआ कि हमने बैंक के EMI पेड ही नहीं किए, एक EMI पे नहीं किया। मैडम का फ़ोन आया प्यार से, बैंक वाली मैडम, सर जी आपका 1 महीने का EMI ड्यू है, प्लीज़ इतना भर दीजिए। मैंने बोला ओके मैडम, फ़ोन तो पटक दिया लेकिन पैसे थे नहीं, 2 महीने हो गए, पे नहीं किया EMI, दूसरा EMI आ गया, अभी इंसान का फ़ोन आया, काय तुम्ही पैसे पीछे भरले नहीं, काय भरता का नहीं तुम्ही पैसे, 2 महीने झाले, ठीक है भरतो पैसे, करतो अरेंजमेंट, पैसे नहीं थे, रख दिया फ़ोन। तीसरा महीना हुआ, मैं इंतजार कर रहा था किसका फोन आएगा, फोन देखा, फोन तो नहीं, सामने आदमी खड़ा, चलो इधर उठाने को आए तुमको। हम कितने दिन वेट करेंगे भाई, फोन पे फोन नहीं करेंगे, हम उठाने के लिए आए भाई। वो जो वेयर हाउस है हम उसको अभी सील लगाने वाले हैं। जो लोन आपसे मतलब हम मतलब वो पर्सन बोल रहे मुझे बैंक वाले कि हमसे आपने 1 करोड़ रुपया लिया और वेयर हाउस लिया ना, वेयर हाउस के लिए आप पैसे नहीं दे रहे ना EMI, वो वेयर हाउस हम अभी सील कर देंगे। वेयर हाउस कर दिया सील, वेयर हाउस सील कर दिया, लटक गए आप। एग्जैक्टली आप कौन हो, अरे भूल गए क्या पूरी स्टोरी में? यस, आप लेसी हो और आपने वो रेंट पे मतलब लीज पे मेरे से लिया है, आपको थोड़ी पता ना बाकी लोचा, आप तो मुझे टाइम टू टाइम पे कर रहे हो, आप तो टाइम टू टाइम मुझे पैसे दे रहे हो, मैंने वो EMI पे नहीं किए, तो इसलिए बैंक आ गई और बैंक ने वो सील कर दिया, आप लटक गए। आपका तो 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अभी आपको दूसरा वेयर हाउस ढूंढना पड़ेगा, और दूसरा वेयर हाउस ढूंढेंगे सर वो माल भी अंदर अटका है, उसका क्या? वो बैंक वाले थोड़ी वो टाइम भी देते ऐसा कुछ, कर लो खाली फिर लॉक करेंगे, खाई को खाली तुरंत सील। ओके, मतलब ऐसे नोटिस बिटिस आती है, ऐसा नहीं कि नोटिस नहीं आती। सो द पॉइंट इज, ये एक निगेटिव पॉइंट है, ये भी एक डीमेरिट है इन केस ऑफ लीज। जिस ओनर से हमने लिया है
उसने अगर बैंक का पैसा पे नहीं किया तो उसकी वजह से हमें भी समस्या हो सकती है, ठीक है। केबीसी ना, हाँ ओके। अगर बात करें विजय माल्या की, ओके, विजय भाऊ माल्या एकदम मोठा कांड करून बसले, ठीक है, एवरीवन नोज विजय माल्या किंगफिशर लिव लाइफ किंग साइज, तो आरसीबी, यस, बेचारी ना विजय माल्या को भी जीता ना आरसीबी जीता, ठीक है। तो बात ऐसी है कि उन्होंने कंपनी उनकी जो है ना, एक्चुअली कंपनी अच्छी थी, कंपनी के नाम पे उनको लोन वगैरह मिलता है। एयरलाइंस ऐसी चीज़ है ना कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, एयरलाइंस चलनी चाहिए, तो वो हिसाब से उन्होंने लोन लिया, पहले ऑफकोर्स ईमानदारी से लिया, ऐसा दिखाया कि कंपनी के लिए लिया है, लेकिन उन्होंने उस पैसे का पर्सनल यूज़ कर लिया, मैनेजर को मैनेज कर लिया, ठीक है, मतलब बाकी तो इलीगल चीज़ है कुछ, मैनेजर को मैनेज करके फिर वो डॉक्यूमेंटेशन का झोल बिल करके लोन मिल लिया, तो ऐसा बड़ा काम है वो ओवरऑल, ठीक है। बट उनको लोन मिलता है क्योंकि उनका बिजनेस वो लेवल का है, तो डेफिनेटली लोन मिलता है, ओके। 9,000 करोड़ मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है, इससे बड़ा लोन मिल नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी शायद रिलायंस को उससे भी ज़्यादा लोन दिया होगा बैंक ने, ठीक है। तो ठीक है, अभी वो गायब हो गए लोन बिन लेके, लेकिन देखो एक्चुअली किंगफिशर वाइनरी जो है, किंगफिशर वाइन्स एक नंबर, मतलब टेस्ट यस यस यस, क्या हुआ, क्या काय 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 परत बोल, अनुभवाचे बोल शू 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 शू, ओके। कंपनी का प्रॉफिट एक नंबर है, ऐसा बोलना था, वो प्रॉफिट साइलेंट रह गया मेरे से, आप किधर चले गए यार, ठीक है। देखो किंगफिशर एयरलाइंस इज डिफरेंट, किंगफिशर वाइन इज डिफरेंट। किंगफिशर एयरलाइंस में वो लॉस होता गया, डूबते गए, तो एक एक्सटेंट में बहुत इतना ज़्यादा लॉस हो गया कि वो ऊपर उठना ही पॉसिबल नहीं उनको, ऐसा हो गया। और किंगफिशर वाइन्स जो है वो पहले से चल रही थी, अभी भी चल रही है, चलती रहेगी, वो अलग कंपनी है। देखो कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता कि चलो ये भी विजय माल्या की कंपनी, वो भी विजय माल्या की कंपनी, ये प्रॉपर्टी बेच के वो खरीद लेंगे, ये यहाँ से पैसे लेंगे, ऐसा नहीं होता। कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग होता है, ओनर का मतलब ओनर होता ही नहीं उसमें, कंपनी के शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग किस्से हैं दो। तो किंगफिशर एयरलाइंस तो डूब गई, किंगफिशर वाइन्स का बिजनेस चल रहा है, वो अलग पार्ट है, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ लीज, आज का लास्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ लीज देख के हम एंड करेंगे सेशन। तो टाइप्स ऑफ लीज में देखो क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल लीज, उसके बाद रहेगा ऑपरेटिंग लीज, देन लीवरेज लीज, और लास्ट वाला है सेल्स एंड लीज बैक लीज। तो ऐसे 4 है। उसके बाद कुछ अदर्स है, ठीक है। और अदर्स में कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है। एक है सेल्स एड लीज, उसके बाद स्पेशलाइज सर्विस लीज, उसके बाद स्मॉल टिकट एंड बिग टिकट लीज, एंड बस लास्ट क्रॉस बॉर्डर लीज, ठीक है। इतना ही देखना है बस। इसके बाद तुम्ही किती आग्रह केला तरी मी घेणार नाही, एवढंच फायनल आता, ठीक है। यस, इतना ही रहेगा। तो देखो आगे, यस, टाइप्स ऑफ लीज, छोटे छोटे कंसेप्ट है। देखो फर्स्ट, ये पहले 2 कंसेप्ट जरूरी है, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग, बाकी ट्रेलर है, ठीक है। यस, फाइनेंशियल लीज क्या होता है, देखो फाइनेंशियल इज ऑल्सो नोन एज वेरियस, अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको। फुल पेमेंट लीज भी बोलते हैं, या फिर कैपिटल लीज, लॉन्ग टर्म लीज, नेट लीज, ऐसे अलग अलग नाम है, ठीक है। आपको सिर्फ फाइनेंशियल लीज याद रखना है, काफी है। इन फाइनेंशियल लीज कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड बिटवीन लेसी एंड लेसर इज जनरली इक्वल टू द एक्सपेक्टेड फुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। नॉर्मली हम जो चीज़ लीज पे ले रहे हैं, जो इक्विपमेंट ले रहे हैं, मान लो मैंने कोई मशीनरी, एक मशीन है जो मैंने लीज पे लिया, वो मशीन की लाइफ 15 साल की है, और मैंने वो 15 साल के लिए ही लीज पे ले ली, मतलब ऑलमोस्ट पूरी लाइफ मेरे पास ही वो लीज, मतलब मेरे से कोई इक्विपमेंट जाएगा कहाँ पड़ा है, बंगार वाले के पास, उसके बाद उसकी कोई लाइफ नहीं है, ऑलमोस्ट पूरी लाइफ ही कवर कर रहा हूँ मैं। ये होता है फाइनेंशियल लीज में, ओके। जनरली देखो ये लाइन, इक्वल टू द एक्सपेक्टेड फुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, तो इकोनॉमिक लाइफ जो इक्विपमेंट की पूरी लाइफ वो लीज पे होता है, ठीक है। सो लेसी
सिलेक्ट द इक्विपमेंट, तो ऐसे केस में वो इक्विपमेंट सिलेक्ट करता है, प्राइस भी सेटल करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात करते हैं और फिर उसको बाय करता है वो, ठीक है। तो लीसी इज नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर, और इस केस में याद रखो फाइनेंस लीज में, अगर मैंने फाइनेंस लीज पे प्रॉपर्टी ली है तो उसका जो मेंटेनेंस है मेंटेनेंस या फिर इंश्योरेंस या फिर टैक्स वगैरह, ये जो चीज़ें सब मुझे ही देखनी है। अगर मैं फाइनेंस लीज पे कोई एसेट हायर करता हूँ, कोई एसेट लेता हूँ, तो उसका मेंटेनेंस भी मुझे देखना है, इंश्योरेंस भी मुझे देखना है, टैक्सेस भी मुझे देखने हैं, लीज भी मुझे पे करना है। मतलब समझ, ऐसा समझो कि मैं ओनर ही हो गया, उसका ओनर ही हो गया। अगर 15 साल उसकी लाइफ है, 15 साल मेरे पास है एसेट, तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो मैं उसका एज गुड एज ओनर हो गया, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ लीज ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप फ्रॉम द लेसर टू लेसी। तो ऐसे केस में नॉर्मली लेसर से लेसी को सब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। सो इस केस में फाइनेंशियल लीज में समझ जाओ, सिंपल लेसर लेसी को एसेट बेच ही रहा है। सर बेच रहा है तो डायरेक्ट सेल क्यों नहीं बोलते उसको? सेल कब बोलते थे? अगर मान लो 15 लाख की एसेट है, मैंने बोला कि 15 लाख की आज खरीद लो, आपने ले लिया, इसको सेल बोलते हैं। लेकिन मैं आपको लीज पे दे रहा हूँ, आप मुझे 15 लाख आज कैसे दे रहे हो? आप मुझे लीज रेंटल नाम से, मान लो अगले 15 साल तक मुझे आप 1.5 लाख रुपए देने वाले हो, अगले 15 साल मुझे आप 1.5 लाख रुपए देते रहोगे, ये हो गया लीज रेंटल। सर 15 साल तक 1-1 लाख देंगे ना, 1.5 काय को देंगे? एग्जैक्टली, इंटरेस्ट लगाऊंगा ना मैं। अरे कैश प्राइस और उधारी प्राइस अलग होती है ना, सीधी सी बात है। मतलब अगर हम होलसेलर के पास जाए नॉर्मली, या रिटेल शॉप में तो आजकल कैश काउंटर ही हो चुका है बहुत सारी जगह पे, आज रोक उद्या उधार तो उद्या येतच नहीं, ओके। तो कैश में तो बात अलग, उधारी में कैसा होता है भाई, तू आज अगर ले रहा है 40 रुपये शक्कर है, कैश ले रहा है, तो उधारी पे ले रहा है तो 42 में मिलेगा भाई। देखा जाए तो ऐसे बताते नहीं वो हमें, लेकिन वो बराबर बिल में कर लेते हैं एडजस्ट, ओके। ओके ओके, वेरी नाइस। सो याद रखो, ये एक एग्जांपल एग्री के केस में जो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स लिए जाते हैं ना, वो एमआरपी पे दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप कैश लो तो इसको सीडी बोलते हैं, कैश डिस्काउंट लेस करके दिया जाता है, ओके। मतलब उनका कहना कैसा है, देखो एक चीज बताने के दो तरीके हैं। एक तरीका ऐसा है भाई कैश घेतो तो 40, उधारी असेल तो 42, ये बताने का एक तरीका। दूसरा तरीका कैसा है, देख भाई प्राइस तो 42 है, लेकिन तू कैश दे रहा है ना, तुझे 2 रुपये डिस्काउंट, तू 40 में लेके जा। देखा जाए तो ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, लेकिन पचाने का या फिर विकास से दिखाने का तरीका अलग है, ओके। यस, सो हाँ, मेंटोस की एक ऐड थी। मेंटोस के ऐड में ऐसा था कि वो बेटा पूछता है मम्मी को, माँ मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा टीवी देख लूँ, वो चिल्लाती, समझ जाएगा तेरे को, ऐसा वैसा एकदम चिल्लाती उसमें, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी में पूछता है, माँ मैं टीवी देखते देखते थोड़ा सा पढ़ लूँ। अरे क्या बात है बेटा, पढ़ ले अच्छी बात है, कर ले, बात वही हो रही है, बताने का तरीका अलग है, ठीक है। सो वो डिस्काउंट का वैसा तरीका होता है कि तुम अगर कैश प्राइस पे लोगे तो डिस्काउंट मिलेगा ऐसा। लेकिन ये याद रखो, फाइनेंशियल लीज में ऑफकोर्स कैश प्राइस से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला इंटरेस्ट भी चार्ज करने वाला है, ओके। सो मान लो 15 साल का एसेट है, मतलब एसेट की लाइफ 15 साल है, और 15 साल के लिए ही मैं एसेट ले रहा हूँ, हर साल मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो ये होगा फाइनेंशियल लीज, ठीक है, जिसमें पूरी लाइफ कवर हो जाती है। एसेट की जितनी लाइफ है ऑलमोस्ट पूरी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में क्या देखो, ऑपरेटिंग लीज इज ऑल्सो नोन बाय शॉर्ट टर्म लीज, और वी कैन से सर्विस मेंटेनेंस और ट्रू लीज, इसको अलग अलग नाम दिए हैं, शॉर्ट टर्म, सर्विस मेंटेनेंस या ट्रू लीज। आप एक याद रख लो, ऑपरेटिंग लीज, ठीक है, काफी है। इन ऑपरेटिंग लीज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड ऑन अ पीरियड टू पीरियड बेसिस, ओके। तो ऑपरेटिंग लीज में पीरियड टू पीरियड बेसिस पे लीज पे दिया जाता है प्रॉपर्टी। द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड होता है लेसर और लेसी के बीच में, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड मतलब ऐसा पीरियड जितने टाइम के लिए वो एसेट लीज पे दिया जा रहा है, ठीक है।
So in contractual period between the lessor and lessee is generally less than full expected economic life of equipment. 15 साल लाइफ है एसेट का. हमने पिछले एग्जांपल में कितने दिन के लिए लीज पे लिया था? पूरा 15 साल. हो गया फाइनेंशियल लीज. अभी मान लो सेम इक्विपमेंट जिसका लाइफ 15 साल है और 5 साल के लिए लीज पे दिया, तो वो ऑपरेटिंग लीज हो गया. मतलब उसकी जो लाइफ है इकोनॉमिक लाइफ उससे कम टाइम के लिए दिया. सर ये इकोनॉमिक लाइफ क्या होता है? लाइफ तो पता है सर हमें, ओके, लेकिन इकोनॉमिक लाइफ क्या होता है? देखो, अगर आपने टू व्हीलर ली, टू व्हीलर की लाइफ कितनी है? ओके, 10, 12, 15, 20 अपने पे एकदम चलो मेंटेन रखिए, वन एंड है, इकोनॉमी में चला ये ठोका टाका कुछ नहीं. बोलो कितने दिन? 20 साल. 20 से ज्यादा कोई? 20 साल के बाद वो गाड़ी उड़ जाएगी, इवोपरेट हो जाएंगी, क्या होगा फिर? वो सर व्हीकल थी, व्हीकल रहेगी लेकिन वो यूजेबल कंडीशन में नहीं रहेगी. तो यहाँ पे इक्विपमेंट को क्या बोला गया? इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इक्विपमेंट. मतलब जब तक इक्विपमेंट हमें रिटर्न देगा ना, यूजेबल रहेगा, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक लाइफ. ऐसे तो मशीनरी की लाइफ तो 100 साल है भाई. अभी मशीन है तो उड़ थोड़ी जाएगा वो, मशीन है तो मशीन है वैसे ही रहेगा, लेकिन 15 साल के बाद वो रिटर्न नहीं देगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, उसको इकोनॉमिक लाइफ बोलते हैं. ठीक है. सो इकोनॉमिक लाइफ से कम पीरियड के लिए नॉर्मली दिया जाता है लीज पे, ऑपरेटिंग लीज में. सो अंडर दिस अरेंजमेंट no long term obligation is imposed either on lessor or lessee. An arrangement is cancelable at the option of either owner or user of the asset after giving a certain stipulated notice. Okay, अगर ऑपरेटिंग लीज हुआ है तो जो लेसर है या फिर लेसी है, वो दोनों में से जो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है. ओके, मान लो मैंने 5 साल के लिए लीज पे लिया है, 3 साल के बाद मुझे कैंसिल करना है. कैन आई डू दिस? आंसर इज यस, वो ऑपरेटिंग लीज में होगा. लेकिन अगर मैंने 15 साल के लिए लिया है जिसमें फाइनेंशियल लीज है, तो मैं वो कैंसिल नहीं कर सकता. दोनों भी पार्टी नहीं कर सकती कैंसिल. ठीक है. सो इंडिया में नॉर्मली 3 साल से लेकर 5 साल तक ऑपरेटिंग लीज होता है. ठीक है, 3 years to 5 years. सो ऑपरेटिंग लीज नॉर्मली जो कंप्यूटर होते हैं या फिर कॉपी मशीन, मतलब जेरोक्स मशीन. ठीक है, एक्चुअली कॉपी मशीन बोलते हैं उसको, जेरोक्स मशीन नहीं बोलते. जेरोक्स एक कंपनी का नाम है, याद रखो. जेरोक्स ये एक कंपनी का नाम है. वो जो प्रोसेस है ना, हम पेज देते हैं और उसका स्कैन करके हमें दूसरी मिलती है, उससे फोटोकॉपी बोलते हैं. फोटोकॉपी. ओके. हाँ, नॉर्मली जेरोक्स हम सब जेरोक्स से बोलते हैं. ठीक है. इवन आप दुकान में गए ना, फोटोकॉपी दे तो ऊपर से ऐसा देखेंगे, काय पाहिजे भाई, क्या चाहते हो तुम. ठीक है, तो फिर उसको बोलना पड़ेगा भाई फोटोकॉपी म्हणजे जेरोक्स दे आम्हाला. ठीक है. जेरोक्स ये एक्चुअली एक कंपनी का नाम है, लेकिन वो कंपनी इतनी फेमस हो चुकी है कि उस चीज को ही आज के डेट में जेरोक्स बोलने लग गए. फोटोकॉपी ये वर्ड यूज ही नहीं करते. ठीक है. यस. किसी किसी चीज का ऐसा होता है. कैडबरी पता है आपको? अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, कैडबरी किसको नहीं पता? कैडबरी ये कंपनी का नाम है. यस, डेयरी मिल्क कैडबरी कंपनी का प्रोडक्ट है. ठीक है. मंच किसका है? मंच नेस्ले का आहे. लेकिन आपण काय सांगतो त्यांना, आम्हाला मंचची कॅडबरी द्या, मंचची कॅडबरी द्या. मंच अलग है, कैडबरी अलग कंपनी है. तो सर उस प्रोडक्ट को बोलते क्या है? उसको चॉकलेट बोलते हैं. वो जो 5 वाली 10 वाली आती ना, उसको चॉकलेट बोलते हैं. अगेन वेफर में भी वो कड़क वाला आता है ना, किटकैट टाइप, वो वाला वेफर. हाँ, बट नॉर्मली जो जिसे हम कैडबरी बोलते हैं ना, वो चॉकलेट है. और जो छोटी छोटी होती है ना 1 रुपये वाली वगैरह, 50 पैसे वाली, वो टॉफीज है, उसे टॉफी बोलते हैं. ठीक है. हाँ, उसको जिसे हम चॉकलेट बोलते हैं. ठीक है, वो टॉफीज होती है. यस, यस, मॅगी, पतंजलीची मॅगी द्या. अरे मॅगी नाहीच ती. ओके. तो मैगी नेस्ले का प्रोडक्ट है मैगी. और दूसरे कंपनी जो नूडल्स वगैरह बोलते होगे उसे शायद. तो जैसे कोलगेट है, आम्हाला कोलगेट द्या. कोलगेट दिलं का नाही, हे नको ते लालवाला द्या. अरे ते तर मग लालवाला कोणतं आहे रे?
ये तो क्लोजअप आहे, हां हेच पाहिजे आम्हाला, आणि मग क्लोजअप सांग ना, त्याचं नावच कोलगेट आहे. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कॉपी मशीन की. तो कंप्यूटर, कॉपी मशीन, या ऐसे कुछ इक्विपमेंट है, व्हीकल वगैरह, ये चीज़ें ऑपरेटिंग लीज में ली जाती हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ लीज, दो टाइप हमने देख लिया, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे सबसे ज़्यादा. ठीक है, अब ये छोटे छोटे कंसेप्ट है. सो उसमें लीवरेज लीज देखो क्या है. लीवरेज लीज इज डिजायर्ड टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर एसेट विच रिक्वायर ह्यूज कैपिटल आउटले. जिसको बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है, ह्यूज फंड लगने वाला है, ऐसे चीज़ को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना, ये लीवरेज लीज का काम है. ओके, मतलब एग्जैक्टली इसमें क्या होगा देखो, अंडर लीवरेज लीज द इक्विपमेंट यूजुअली परचेज बाय इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूटर और ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर हु इन्वेस्ट 20% to 50% इन कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट. मतलब वो मशीन इतना हेवी है, मतलब अभी जीएसटी का सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल बनाया महाराष्ट्र के, सॉरी इंडिया की गवर्नमेंट ने, उसके लिए लग गए 3,500 करोड़. क्या सर, कितने? 3,500 करोड़, इतना ह्यूज फंड लग रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में लीवरेज लीज काम में आता है, जहां पे उनको इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूटर मिलते हैं, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें पैसा. ठीक है, और जिसकी वजह से हम लीज पे वो प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं. तो लेसर, जो लेसर है ना यहाँ पे, लेसर क्या है, इज इक्विटी पार्टिसिपेंट. मेरा मशीन है ना, मैं आपको दे रहा हूं, मुझे लीज नहीं, ओनरशिप चाहिए डायरेक्ट, इक्विटी चाहिए डायरेक्ट. ओके, सो देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड लोन अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑन द एसेट एज वेल एज बाय असाइनमेंट ऑफ बोरोवर. तो एसेट भी मॉर्गेज रखा जाता है इसमें. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स वगैरह है, वो भी लीवरेज लीज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एज द ओनर ऑफ द एसेट ही इज एंटाइटल्ड टू डिडक्ट ऑल डेप्रिसिएशन चार्जेस एसोसिएटेड विद द एसेट एज वेल एज यूटिलाइज द एंटायर इन्वेस्टमेंट अलाउंस फैसिलिटी. ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा हेवी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी, बट ये डेप्रिसिएशन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं. तो दस टिपिकल लीवरेज लीज इन्वॉल्व्स 3 पार्टीज. नॉर्मली लीवरेज लीज में 3 पार्टी होती है, लेसी, इंस्टीट्यूशनल लेंडर और तीसरा लेसर. लेसी लेसर तो है ही, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, मतलब बैंक, सिंपल बैंक. मतलब बैंक लोन प्रोवाइड करती है, फंड प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम लीज से प्रॉपर्टी ले सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट 4th टाइप ऑफ लीज, सेल एंड लीज बैक. मैंने आपको नाम बताया, सेल एंड लीज बैक. सेल भी कर रहा हूँ, लीज पे ले रहा हूँ. तो देखो, under this type of lease arrangement, an entity that owns given asset sells it to leasing company and get it back on lease. Okay, क्या हो रहा है इस अरेंजमेंट में, एंटिटी मतलब बिजनेस दैट ओन्स गिवन एसेट, जिनके पास एसेट था, उन्होंने क्या किया, सेल इट टू द लीजिंग कंपनी. उन्होंने किसी कंपनी को सेल किया एंड गेट इट बैक ऑन लीज, उनसे ही वापस लीज पे लिया. मैंने मेरी प्रॉपर्टी आपको दी, आपको सेल की, और आपसे मैंने वापस लीज पे ले ली. ठीक है, तो देखो, दिस इनेबल द लीज टू इमीडिएटली डिफ्रीज द मनी. इसकी वजह से मुझे फंड मिला ना, मैंने 1 करोड़ में आपको वेयर हाउस दिया और आपसे मैंने वापस 1 लाख रुपए लीज रेंटल पे ले लिया. लेकिन आज के डेट में मुझे 99 लाख तो मिले, वैसे तो पूरे 1 करोड़ मिले, और मैं आपको एक महीने में 1 लाख रुपए देने वाला हूँ. ठीक है, सो इसकी वजह से क्या हुआ, पैसे इमीडिएटली डिफ्रीज हो गए, मतलब मुझे पैसे मिल गए, विच बिकम्स अवेलेबल फॉर वर्किंग कैपिटल, जिसकी वजह से मैं बिजनेस में मुझे फंड अवेलेबल हुआ और मैं बिजनेस और भी एक्सपेंड कर सकता हूँ. ठीक है, देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1 करोड़ का लोन लेना डिफिकल्ट था, लेकिन मेरा ही एसेट 1 करोड़ में सेल करना ये इजी था. तो 1 करोड़ में सेल किया, उससे ही वापस लीज पे ले लिया, और उसकी वजह से मुझे पैसे मिल गए, और वो जो पैसे मिले आज के डेट में, उसका यूज करके 1 करोड़ मिल गया, तो मैं वही बिजनेस में यूज कर सकता हूँ और बिजनेस एक्सपांड कर सकता हूँ. ठीक है, तो देखो, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट टू कंपनी दैट सेल्स एंड लीज बैक इज इट रिसीव्स द कैश फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट विच कुड बी री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. तो एसेट सेल करके कैश मिलेगा, जो मैं बिजनेस में इमीडिएटली री इन्वेस्ट कर सकता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट, रिटेल स्टोर, ऑफिस बिल्डिंग, multi-purpose industrial building and even complete shopping center are frequently financed with this method. आज के डेट में हमें जो ऑफिस की बिल्डिंग्स दिखते हैं, रिटेल स्टोर दिखते हैं, मल्टीपर्पज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है मल्टीपर्पज, तो प्रैक्टिकली बहुत कॉस्ट हो जाती है, इतना पॉसिबल नहीं होता लेना. तो क्या करते हैं,
सेल करके लीज पे ले लेते हैं, ठीक है। यस, सो नॉर्मली ये 6 महीने का भी होता है, 1 साल का होता है, 3 साल का होता है, और ये सेल्स एंड लीज बैक एक अच्छा ऑप्शन है इमीडिएट कैश फ्री करने के लिए, ठीक है। यस, आगे मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अबव टाइप्स ऑफ लीज, ये जो 4 टाइप देखे ना, इसका डिफरेंस देखो। हाँ, यस, एकदम सिंपल है, ध्यान दो सब लोग। फर्स्ट फाइनेंशियल लीज, इसमें कौन कौन पार्टी है? लेसर लेसी। ऑपरेटिंग लीज है, इसमें लेसर लेसी। सेल एंड लीज बैक लेसर लेसी, बट सेलर यहाँ पे लेसर को बायर और लेसी को सेलर बोल रहे, क्यों? सेल करके वापस ले रहे ना लीज पे, इसलिए। एंड लास्ट में लिवरेज में लेसर लेसी तो ही, साथ में इंस्टीट्यूशनल लेंडर भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें लोन दिया जा रहा है। अगर टर्म की बात करें तो सबके सब लॉन्ग टर्म है एक्सेप्ट ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग शॉर्ट टर्म वाला है, ठीक है। यहाँ पे मेंटेनेंस कौन भरेगा भाई? देखो लेसी लेसी लेसी, बस एक सिचुएशन ऐसा है ऑपरेटिंग लीज वाला। ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसर मेंटेनेंस अपने जेब से भरेगा, ठीक है। बाकी सब सिचुएशन में लेसी ही मेंटेनेंस वगैरह पे करेगा। क्लियर? चाकते रहो। लास्ट फ्यू मिनट्स और लास्ट फ्यू टाइप्स, छोटे छोटे टाइप्स बचे हैं। 4 मिनट में लेक्चर एंड होने वाला है। यस, देखो आगे। सेल्स एड लीज। सेल्स एड क्या होता है? देखो, एड मतलब हेल्प, AID, ओके। अंडर दिस अरेंजमेंट लेसर एग्री विद द मैन्युफैक्चरर टू मार्केट हिज प्रोडक्ट थ्रू हिज लीजिंग ऑपरेशन इन रिटर्न फॉर विच मैन्युफैक्चरर एग्री टू पे हिम कमीशन, ओके। लेसर क्या कर रहा है? लेसर एग्री विद द मैन्युफैक्चरर, लेसर मैन्युफैक्चरर के साथ एग्री हुआ, किस लिए? टू मार्केट हिज प्रोडक्ट, ठीक है भाई, तेरा प्रोडक्ट मैं मार्केट करूंगा, ओके, और उसके लिए मुझे कमीशन चाहिए, तो ये भी लीज के फॉर्म में आता है, ठीक है। लीज के फॉर्म में कर सकते हैं उसको, लीजिंग ऑपरेशन। तो मैन्युफैक्चरर के साथ टाइप कर लिया, तेरा पूरा प्रोडक्ट वगैरह जो भी मैं सेल करूंगा उसके लिए मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो लीज के फॉर्म में एंटर हो गए। तो यहाँ पे एक हिसाब से देखा जाए तो सर्विस वगैरह दी जा रही है। सेल्स एड, एड मतलब हेल्प, सेल्स को हेल्प करने वाला लीज है ये, ठीक है। यस, नेक्स्ट टाइप ऑफ लीज इज स्पेशलाइज्ड सर्विस लीज। अभी स्पेशलाइज्ड सर्विस क्या है देखो। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट द लेसर प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड पर्सनल सर्विस इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग इट्स यूज। मान लो भाई मैंने आपको रोबोट सेल कर दिया, रोबोट दिया, रोबोट यूज तो करते आना चाहिए आपको, बहुत टेक्निकलिटी होती है उसमें, तो आपको मैं सर्विस भी दे रहा हूँ, कोई मशीनरी, कोई एसेट, कोई इक्विपमेंट दे रहा हूँ, उसके साथ एडिशनल सर्विस भी दे रहा हूँ, तो ये क्या हुआ? स्पेशलाइज्ड सर्विस लीज, ठीक है। तो इसमें एग्रीमेंट में लेसर को स्पेशलाइज्ड सर्विस भी दी जाती है विथ इक्विपमेंट। नेक्स्ट, स्मॉल टिकट एंड बिग टिकट लीज। एकदम सिंपल है भाई, देखो, द लीज ऑफ एसेट इज स्मॉलर वैल्यू, अगर जो एसेट की वैल्यू कम है, लीज ऑफ एसेट इन स्मॉलर वैल्यू इज जनरली कॉल्ड एज स्मॉल टिकट लीज, एंड लार्जर वैल्यू अगर रहा एसेट का तो बिग टिकट लीज, ठीक है। जो एसेट लीज पे दिया है उसका वैल्यू कम रहा तो स्मॉलर टिकट लीज, और एसेट का वैल्यू ज्यादा रहा तो बिग टिकट लीज। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, यो 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 यो, जाग जाओ, क्रॉस बॉर्डर लीज। इसमें क्या है देखो, क्रॉस बॉर्डर में लीज अक्रॉस नेशनल फ्रंटायर इज कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर लीजिंग। सो नेशनल फ्रंटायर मतलब भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं इंडिया हूँ और मैंने मान लो फ्रांस एक कंट्री है, तो वहाँ पे मैंने लीज एग्रीमेंट कर दिया, मेरा कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे लीज पे दे दिया, या फिर उन फॉरेन कंट्री का कोई प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लीज पे ले लिया, तो इससे बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर लीज, जहाँ पे 2 कंट्री इन्वॉल्व है। सिंपल सी बात, जहाँ पे 2 कंट्री इन्वॉल्व है, किसी एक कंट्री ने लीज पे दिया और दूसरे कंट्री ने लीज पे लिया, 2 कंट्री इन्वॉल्व है, उसे बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर लीज। आज के डेट में लिबरलाइजेशन हो चुका है, लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत इजी हो गया, मतलब अगर आपको कोई फॉरेन से प्रोडक्ट लाना है तो बहुत इजी हो गई चीज़, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉरेन ले मोठी गोष्ट है, असं काही नाही, नॉर्मल चीज़ हो गई। पहले था ना इम्पोर्टेड है बरं का, आता काही नहीं, सगळंच इम्पोर्टेड है, बहुत सिंपल हो चुका है, ठीक है। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी इम्पोर्टेड है, एक तो मोबाइल इम्पोर्टेड है या फिर उसका कोई ना कोई पार्ट वो तो इम्पोर्टेड ही है, मेड इन इंडिया भी लिखा रहा तो। सो ये होता है क्रॉस बॉर्डर लीज, जिसमें 2 कंट्री इन्वॉल्व होते हैं, एक लेसर एक कंट्री में और लेसी
दूसरे कंट्री में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने टाइप्स ऑफ लीज कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब हम थोड़ा सा धीरे देख के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी शुरू करेंगे, अकाउंटिंग देखेंगे। स्टे ट्यून्ड टू केकेसी। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। यस यस, गुड डे, बाय बाय।